जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपके अपने फैमिली अजय शशि स्टडी पॉइंट में। बच्चों, अगर आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पे सारे गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट जो है बिल्कुल ऑफिशियल और बिल्कुल सही टाइम पे आपको हमेशा मिलती रहती है। चलिए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर जो है बच्चों आपकी सारी गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट आपको मिलती रहे। बात कर लें कि बिहार के अंदर बहुत सारी वैकेंसियां निकल के आने वाली है। हम लोगों ने आपको पहले ही एक वीडियो के माध्यम से अपडेट दे दिया था। तो बच्चों, बिहार के अंदर एक और बहुत बड़ी भर्ती निकल के आ रही है। आप देख सकते हैं आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती। ठीक है बच्चों, ये भर्ती आपकी रहेगी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार में वन रक्षी मतलब फॉरेस्ट गार्ड के रिक्त पदों पर पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन। बच्चों, आप जो हैं आपको पता है कि बिहार फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी कब आई थी? पिछली बार भर्ती आई थी 2020 में बच्चों। और 2020 के बाद अभी तक भर्ती वगैरह देखने को नहीं मिली है। इस बार आपको जो है बिहार पुलिस के अंदर आपको बिहार फॉरेस्ट गार्ड मतलब बिहार वन रक्षी की नई भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है। तो बच्चों, ये बहुत ही बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं www.csbc.bih.nic.in। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप जो है नोटिफिकेशन वगैरह डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है, जब आपकी भर्ती निकल के आएगी, नोटिफिकेशन जब आपकी आएगी। बच्चों, इसकी जो है रिगार्डिंग आप बोलेंगे कि सर अभी भर्ती निकल के आई नहीं है तो फिर आप ये वीडियो क्यों बनाना चाहते हैं, आप आखिर क्या बताना चाहते हैं हम लोग को? तो देखिए बच्चों, हम लोग ये बताना चाहते हैं आपको वीडियो के माध्यम से कि आपकी भर्ती जो है, आपकी नोटिफिकेशन जो है 2 से लेकर 3 वीक के अंदर जो है आपको पब्लिश कर दी जाएगी, ठीक है। लेकिन जो आपको अगर पहले से पता चल जाए कि आपकी कौन सी भर्तियां आ रही हैं तो आपके लिए कितनी अच्छी बात होगी। आप अभी से उसका सारा प्लान वगैरह देख लेंगे, अपना स्ट्रेटजी को बना लेंगे और उसको अच्छे नंबर से क्रैक कर पाएंगे। तो बच्चों, जो भी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन में आएगी वही सारी चीज़ें हम लोग आज बताएंगे, ठीक है, आपको बिल्कुल ऑफिशियल। अगर एक भी ऐसा पॉइंट हुआ बच्चों जो गलत हो गया नोटिफिकेशन में, ठीक है, तो आप हमारे वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा, चैनल को अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सारी जानकारी आपको रियल और ऑथेंटिक दी जाएगी। देखिए बच्चों, ये जो है आपकी ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि जो आप देख सकते हैं आपकी 4/9/2020। आपकी जो विज्ञापन संख्या है 3/2020 की ये भर्ती की विज्ञापन संख्या है बच्चों, उसकी नोटिफिकेशन है। तो बिल्कुल यही हूबहू नोटिफिकेशन आपकी आने वाली है। तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं है बच्चों। आप आराम से अगर इसी को जान लेते हैं, देख लेते हैं, तो फिर आपका आने वाले दिनों में जब भी नोटिफिकेशन आएगी तो उसकी सारी जानकारी आपको पहले ही मिल गई रही होगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग सारी चीज़ों को अच्छे से आपको बता देते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ें आपको परेशान नहीं करेगी बच्चों। देखिए, जब भर्ती आई थी प्रीवियस ईयर में तो आप देख सकते हैं कितने पद पे भर्ती आई थी, तो मात्र 484 पद के लिए आई थी। लेकिन इस बार आपका जो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ऑफिशियली इंटरनली पता चला है कि 1200 से लेकर आपको 1500 के करीब करीब ये भर्ती निकल के आएगी। बच्चों, इसको लेके हम लोग अभी जो है पूरी तरह से श्योर नहीं है कि आपकी भर्ती 1200 से 1500 या कितनी आएगी। लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि आपकी भर्ती जो है वो 1000 से प्लस में ही वो निकल के आने वाली है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं और जानते हैं कि और क्या क्या अपडेट आप सभी के लिए रखी गई है, ठीक है। चलिए बच्चों, अब जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि वन रक्षी पद पर आवेदन हेतु पात्रता के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है, क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो पारा नंबर 8.1 में आप देख सकते हैं भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, आप इंडियन हो ये आपके लिए अनिवार्य है। पारा नंबर 8.2 में आप देख सकते हैं अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता मतलब कि वन रक्षी पद, देखिए वन रक्षी पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो होगी वो मान्यता प्राप्त कोई बोर्ड से या विश्वविद्यालय से या काउंसिल से इंटरमीडिएट मतलब 10+2 अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होनी होगी। आप 10+2 हैं तो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। पारा नंबर 8.3 में आप देख सकते हैं अभ्यर्थी की उम्र जो होनी चाहिए वो मैट्रिक अथवा समकक्ष मतलब 10 या 12 परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के अनुसार निम्नतः होगी। आपकी जो मैट्रिक और आपका इंटर में जो आपका सर्टिफिकेट में जो एज दिया रहेगा जन्म तिथि, उसी के अनुसार आपका एज काउंट किया जाएगा। देखिए पहला नंबर में क्या दिया गया है, अगर आप सामान्य वर्ग से हैं, ठीक है,
तो ऐसे पुरुष एवं महिलाओं के लिए देख लीजिए, ऐसे पुरुष और महिलाओं के लिए आपका क्या होगा, न्यूनतम उम्र जो होगी वो कितनी होगी, वो होगी आपकी 18 साल। देख लीजिए 18 साल वर्ष, और अधिकतम जो होगी वो कितनी होगी, 23 वर्ष। किसके लिए, सामान्य के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए बात कर लेते हैं आपके तीसरा नंबर में, ये आपके आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए है, ठीक ना, तो इसको अभी रहने दीजिए आप। ये आपके ईडब्ल्यूएस के लिए बच्चों, ईडब्ल्यूएस की एज भी जो होगी वो 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम क्या होगी, 23 साल। अब तीसरे नंबर में देख लीजिए पिछड़ा वर्ग के लिए और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, जो पुरुषों की एज होगी और महिलाओं की दोनों क्या होगी, न्यूनतम आपका 18 वर्ष और आपकी जो अधिकतम होगी वो क्या होगी, 25 वर्ष। ठीक है, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए। आगे हम लोग देखते हैं, अगला पेज में चलते हैं, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। देखिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बच्चों, ठीक है, देखिए 1 मिनट, चलिए पारा नंबर 4 में देख लीजिए, अनुसूचित जाति के हों या अनुसूचित जनजाति के हों, एसटी के हों या एससी के हों, पुरुष हों या महिला हों, दोनों के लिए जो न्यूनतम उम्र होगी 18 वर्ष और अधिकतम उम्र जो होगी 28 वर्ष। इसके अलावा अगर बिहार सरकार आपको उम्र में कोई उम्र सीमा में कोई अतिरिक्त छूट देती है तो फिर आपकी उम्र सीमा आपकी बढ़ जाएगी बच्चों। ठीक है, चलिए अब 6 नंबर में देख लेते हैं क्या दिया। अभ्यर्थी की वायु मतलब उम्र की जो गणना होगी वो मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर होगी। तो ये तो आप लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं जो इम्पोर्टेंट होगा उस पर बात करते हैं। चलिए बच्चों, अब देख लीजिए आपकी अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड क्या होनी चाहिए। ठीक है, देखिए अभ्यर्थियों की जो शारीरिक मापदंड है वो पुरुष वाले यहाँ देखेंगे और महिला वाली यहाँ देखेगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पुरुष का और उसके बाद महिला का। तो देख लीजिए शारीरिक प्रमाण क्या होना चाहिए था, प्रमाप। देखिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए आपकी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर, और इसके अलावा जो अदर कैटेगरी के आएंगे उनका 165 सेंटीमीटर। देख लीजिए न्यूनतम सीना मतलब बिना फुलाए सीना कितना होना चाहिए अनुसूचित जाति के लिए, और अनुसूचित जनजाति के लिए आपके 79 सेंटीमीटर, और अन्य के लिए कितना होना चाहिए 81 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, देखिए तीसरे नंबर पे देख लीजिए सीना का न्यूनतम फुलाव मतलब फूलने के बाद जो आपकी सीना होनी चाहिए कितना का, 5 सेंटीमीटर का आपका अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी होना चाहिए अंतर, और 5 सेंटीमीटर का अदर कैटेगरी के लिए भी। देखिए 4 नंबर में क्या है, पैदल चलने की क्षमता कितनी होनी चाहिए अनुसूचित जनजाति और आपकी अनुसूचित जाति के लिए कितना, 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना है पैदल। आप पैदल चले, दौड़ के चले या दौड़ के पैदल दोनों करके चले, जैसे भी आपको 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना है। अन्य के लिए क्या रखा गया है, 4 घंटे में 25 किलोमीटर। ठीक है, आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं सेम आपकी रहेगी रनिंग फिजिकल वाली। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग महिला का देख लेते हैं कि महिला अभ्यर्थी के लिए क्या रखा गया है। तो देखिए महिला अभ्यर्थी के लिए जो होगी बच्चों वो शारीरिक मापदंड में पहला नंबर में देख लीजिए न्यूनतम जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी 155 सेंटीमीटर, किसके लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, और अन्य के लिए कितनी होगी आपकी 160 सेंटीमीटर। बात कर लेते हैं पैदल चलने की, तो चाहे आप अनुसूचित जाति जनजाति के हों या फिर आप अन्य के हों, ठीक है, सबके लिए एक होगी कि 4 घंटे में 14 किलोमीटर चलनी है, 4 घंटे में 14 किलोमीटर चलनी है। ठीक है, चलिए अब जो होगी आपकी चयन की प्रक्रिया कैसे होगी इसको आप देख लीजिए। जो आपकी चयन की प्रक्रिया होगी बच्चों ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए प्रथम चरण में आपकी लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, लिखित परीक्षा में क्या होगी इस पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी, और जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। देखिए जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपकी फ़ॉर्म की जांच की जाएगी। ठीक है, फॉर्म में जांच करने के बाद अगर आप पूरी तरह से फॉर्म को सही से भरे होंगे, फिल किए होंगे, तो आपकी जो है क्या होगी लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, और जिनका फॉर्म में कोई त्रुटि मिलेगा तो उनका फॉर्म जो होगा बच्चों कैंसिल हो जाएगी। लिखित परीक्षा का जो स्तर होगा वो क्या होगा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटरमीडिएट मतलब 10+2 स्तर का होगा। देखिए बिहार की जो सिलेबस होती है 10+2 की, उसके लेवल की आपके क्वेश्चन के लेवल होंगे बच्चों।
जिसमें आपके गणित एवं सामान्य विज्ञान के प्रश्न मैट्रिकुलेशन लेवल के होंगे अथवा समकक्ष स्तर के होंगे। ठीक है, हिंदी भाषा के प्रश्न को छोड़कर शेष प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी ही भाषा में रहेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए दूसरे पॉइंट में आप देख लीजिए, प्रश्न पत्र 2 घंटे के होंगे। प्रश्न पत्र में 4 भाग होंगे, जिनमें से कुल जो है 100 प्रश्न आपके वास्तविक रूप से मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और लिखित परीक्षा का कुल पूर्णांक 400 अंकों का होगा बच्चों। ठीक है, चलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ों की जानकारी अच्छे से हो पाए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि चारों भाग में आपके क्या क्या पूछे जाएंगे बच्चों। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे भाग 1 में, तो देखिए बच्चों भाग 1 में टोटल 30 प्रश्न होंगे। क्या चीज़ से देखिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं से होंगे, भारत का इतिहास होगा, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन से होगा, भूगोल से होगा, भारतीय राज्य तंत्र से होगा और शासन एवं आर्थिक से होगा और सामाजिक विकास से संबंधित प्रश्न पर आधारित होंगे। ये भाग 1 के हो गए। अब बात कर लेते हैं भाग 2 में बच्चों, इससे टोटल 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और 10वीं कक्षा के स्तर के होंगे। जैसे कि बात कर लेते हैं आपके आधारभूत संख्यन, आंकड़ों का निर्वचन, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि से संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाएंगे बच्चों। ठीक है, मतलब मैथ या रीजनिंग के ही आपके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखिए भाग 3 में आप देखेंगे बच्चों, टोटल यहाँ भी आपके 25 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान से होंगे, पर्यावरण से होंगे, पारिस्थितिकी से होंगे, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दों से संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाएंगे बच्चों। भाग 4 में आप देख लीजिए एक बार, भाग 4 की अगर बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, तो देखिए भाग 4 में आपके क्या पूछे जाएंगे। देखिए भाग 4 का जो उद्देश्य होगा वो देखिए, हिंदी भाषा में अपने विचारों को सही रूप में प्रकट करना तथा गंभीर तर्कपूर्ण गद्य को पढ़ने और समझने की योग्यता की परीक्षा करना है। भाग 4 में 20 प्रश्न हिंदी भाषा के ज्ञान से संबंधित होंगे बच्चों। आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, ठीक है, उसको पढ़ के आपके उसी से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और 20 प्रश्न का आपको सही उत्तर ढूंढ के देना होगा बच्चों। ठीक है, चलिए तो ये तो काफ़ी इजी हो गया, हमें नहीं लगता कि इसमें आपको किसी तरह की कोई समस्या आनी चाहिए बच्चों। अगर देख लेते हैं आपके और नीचे देखिए, प्रश्न पत्र का स्वरूप जो होगा आमतौर पर निम्न प्रकार का होगा। जैसे पहला में दिए गए गद्यांशों को समझना होगा, हमने बोला ना पढ़ के समझना है। दूसरे में क्या करना होगा, शब्द का प्रयोग तथा भंडार, ठीक है, और हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों। ठीक है, 20 प्रश्न में से कुछ हिंदी व्याकरण के प्रश्न होंगे, कुछ गद्यांश के होंगे और कुछ आपके मुहावरा होंगे, पर्यायवाची होंगे और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए। तो आपके इसी तरह के आपके प्रत्यय अव्यय यही सब पूछे जाएंगे बच्चों। नॉर्मल प्रश्न होंगे जो आप नॉर्मली तैयारी करते हैं। ठीक है, चलिए और सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आपको धीरे धीरे आगे बताते हैं। देखिए निगेटिव मार्किंग को लेके थोड़ा सा आप कन्फ्यूज़न थे तो उसको भी क्लियर कर देते हैं। देखिए निगेटिव मार्किंग आपकी क्या होगी, देख लीजिए, उम्मीदवारों द्वारा सभी गलत उत्तर के लिए निम्न प्रकार ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे। ठीक है, कोई आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, देख लीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। आपकी निगेटिव मार्किंग है, बिहार पुलिस में नहीं है, लेकिन बिहार पुलिस वन विभाग वनरक्षी में आपकी होती है। क्या होती है, देखिए, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प होंगे। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए गलत उत्तर के लिए उस प्रश्न हेतु दिए जाने वाले अंकों का 1/3 दंड के रूप में काटा जाए। काफ़ी हार्ड रखा गया निगेटिव मार्किंग बच्चों। ठीक है, अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक आपके सही क्वेश्चन कट जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक रखते हुए इस चीज़ को आप वहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं। यदि उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो उसे गलत उत्तर माना जाएगा, चाहे दिए गए उत्तर में से एक ठीक ही क्यों ना हो, और प्रश्न के लिए क्रमांक के अनुसार ही दंड होगा। देखिए बच्चों, अगर आप 2 बॉक्स को रंग देते हैं OMR शीट को, तो फिर आपके लिए समस्याएं जो होगी काफ़ी कठिन हो जाएगी। तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान में रखिएगा, ऐसा वैसा मत कीजिएगा। अब देखिए
आपके लिए और कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है बच्चों जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना। बाकी सारी चीज़ों के बारे में फ़िलहाल जितनी जानकारी चाहिए थी आपको हम लोगों ने प्रोवाइड करा दिया, और धीरे धीरे जब आपको जिस तरह की जानकारी की ज़रूरत पड़ेगी हम लोग देते रहेंगे। इन फ्यूचर अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकल के आती है, चाहे वो स्टेट की हो या फिर आपकी सेंट्रल की हो, आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको अपडेट भी आपको समय से मिलती रहेगी बच्चों।